हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आवाज क्लियर है? एक बार जरा बता दें, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, सब ठीक है, चंगा है? क्लास शुरू करेंगे। आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा आपकी जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसका ही ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो अगर मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम अब तक क्या कर चुके हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स, बस मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश बता रही हूँ आपको। यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ओल्ड इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, याद होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, है ना? ओल्ड इंग्लिश हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। ओल्ड इंग्लिश के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहा वो हमारा रहा मिडिल इंग्लिश। सब बच्चों को वो भी क्लास याद होगी, ठीक है? और उसके बाद में आज जो हम कवर करेंगे वो हमारी मॉडर्न इंग्लिश में आएगा। तो अगर आप ढंग से देखें तो इंग्लिश इवॉल्व होती जा रही है, वहां से हमने पढ़ना शुरू किया है, हिस्ट्री से हमने पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, हिस्ट्री से हमने, गुड इवनिंग बेटा सपना, हमने हिस्ट्री से पढ़ना शुरू किया है कि ओल्ड इंग्लिश कैसी थी, मिडिल इंग्लिश कैसी है, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है और काफी ईजी है कंपैरेटिव टू ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश। ओल्ड मिडिल इंग्लिश में आपको याद होगा आप बड़े कंफ्यूज हो जाते थे, है ना? मतलब इतना याद करना है, इतना करना है, ये करना है, वो करना है। इसमें आपको ज्यादा नहीं करना है, ये बहुत ईजी चैप्टर रहेगा और इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश के लिए तैयार है सब लोग? आपको आइडिया लगेगा ये कब से शुरू हुआ, कहाँ तक चला, क्या हुआ, वो सब आपको आज पता चलेगा। शुरू करें? हेलो मैम, 2.0 का एक्सेस कब मिलेगा? बात देखो, मैं आप लोग को मानसी की बतियाएं कम हो। स्टार्ट एवरीवन, चलिए। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो हम, अरे मैंने यहाँ क्यों लिख दिया मॉडर्न इंग्लिश? देखो ये मॉडर्न इंग्लिश यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आज पढ़ रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो आज हम जो कवर करेंगे वो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है। अब अगर आप टाइमलाइन की बात करें, अच्छा अब मैं आप लोगों की चैट जो है वो ऑफ कर रही हूँ ताकि बतियाएं कम हो। ठीक है, कर दूं ऑफ? यस बोलो एक बार। मैम अकाउंट लिख लीजिए, क्या है मॉडर्न इंग्लिश। मैं ऑफ कर रही हूँ चैट, ठीक है? ओके एवरीवन, पढ़ाई तो हमारी सीरियस हो जाएगी। चलिए, चैप्टर हमारा है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कहां से होती है? यहां से हमारा एमसीक्यू बहुत आता है। सो द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। तो 15वीं शताब्दी के बाद की इंग्लिश, 15th सेंचुरी से देखो क्या मतलब हो गया आपको पता है? 1450 तक का, 1450 से लेके 1500, इस बीच में मॉडर्न इंग्लिश आई थी, इस बीच में आई थी। अब अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो कब से चल रही है? 450 से शुरू हुई थी, 1100 तक मिडिल इंग्लिश आ गई थी, फिर याद है आपको 300-400 साल मिडिल इंग्लिश चली, और 1500 के बाद, 1450 से 1500 के बीच में मिडिल इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। इसी को हम 15th सेंचुरी बोलेंगे। 1500 के बाद नहीं, 1500 से पहले, क्योंकि 1500 से बाद आया तो 16th सेंचुरी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी मॉडर्न सेंचुरी में 15th सेंचुरी के बाद, अब देखो आपको चौसर याद है? चौसर, जॉफरी चौसर, जिन्होंने कैंटरबरी टेल लिखी है, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, वो हमारे मिडिल इंग्लिश में आ जाते हैं। 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के थे वो। ठीक है, तो उन्होंने मिडिल इंग्लिश में सब कुछ लिखा है। यहां से आप जिनका भी नाम जानते हैं, 12th के बच्चे हो, जॉन डन को जानते हो? जॉन डन, है ना? हमने इनकी पोयम पढ़ी है, जॉन डन। ठीक है, ये आपके यहीं आएंगे, मॉडर्न इंग्लिश में आए हैं। शेक्सपियर आपके मॉडर्न इंग्लिश में आएंगे। जब मैंने आपको पोयम पढ़ाई थी अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे 1.0 का 2.0 का लाइव भी हुआ है ना? आपको याद होगा, तो उसमें मैंने आपको इसी की जॉन डन की पोयम ही पढ़ाई है। तो शेक्सपियर, जॉन डन, ये शुरुआत के, बेन जॉनसन, बहुत सारे राइटरों के नाम आपको अभी देखने को मिलेंगे। आप देखना जरा अभी जब आप पढ़ोगे तो ये राइटर्स हैं, इन्होंने शुरुआत करी लिखने की, इनके नाम से। फ्रांसिस बेकन, ये राइटर्स हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया था मॉडर्न इंग्लिश में। शेक्सपियर को मैंने सबसे ऊपर इसीलिए लिखा है क्योंकि शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, 1564 में। तो देखो 15वीं शताब्दी में ही, 60 साल बाद, जब हमारी मॉडर्न इंग्लिश शुरू हो गई उसके 60 साल बाद इनका जन्म हो गया, तो इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में ही लिखना शुरू किया था। सो मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत 15th सेंचुरी से होती है। इट इज नाउ प्रैक्टिकल टू डिवाइड दिस पीरियड इनटू मॉडर्न इंग्लिश एंड फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द सिंपल रीजन दैट सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट in and outside England is in the last 500 years had affected the structure and the use of English. So it is now practical to divide this period
इंटू मॉडर्न इंग्लिश 1 एंड मॉडर्न इंग्लिश 2। एक तो मॉडर्न इंग्लिश 1 हो गया, दूसरा मॉडर्न इंग्लिश 2 हो गया। दो में हम इस पीरियड को डिवाइड करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि देखो 500 साल का मॉडर्न इंग्लिश है, इसके बाद सीधे पोस्ट मॉडर्न आएगा, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश 500 साल हो गए इस बात को। 1500 से आप अगर देखो तो, अब ये किताब जब आपकी लिखी गई है, अगर हम 20th सेंचुरी की 15th सेंचुरी से 20 तो 500 साल हो गए। तो 500 साल में एक लैंग्वेज को हम चेंजेस तो आए हैं, लेकिन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो मॉडर्न इंग्लिश पार्ट 1, मॉडर्न इंग्लिश पार्ट 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द सिंपल रीजन, एक सिंपल रीजन है हमारे पास। व्हाई आर वी डूइंग दिस? फॉर द सिंपल रीजन दैट सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कौन कौन से डेवलपमेंट? सोसाइटी के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें इन एंड आउटसाइड इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर भी, इंग्लैंड के बाहर भी, इन द लास्ट 500 ईयर्स, अगर 500 साल पुरानी बात करें, लास्ट 500 साल की बात करें, दैट हैज इफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड द यूज ऑफ इंग्लिश। इससे इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इंग्लिश का जो यूज है वो बदला है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ही बदला है वो। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉडर्न इंग्लिश 1, मॉडर्न इंग्लिश 2। बट इट्स बेसिक नेचर हैज नॉट ऑल्टर्ड मच। ऑल्टर माने बदलना, लेकिन इंग्लिश का बेसिक नेचर मॉडर्न इंग्लिश आने के बाद, 15वीं शताब्दी आने के बाद बहुत ज्यादा नहीं बदला। तो इंग्लिश अब जो हम आज पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हमारे पास आई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर शेक्सपियर और जॉन डन की नेचुरल स्क्रिप्टिंग पढ़ी होगी, जॉन डन की पोएम तो नेचुरल आपको एज इट इज है, शेक्सपियर के ड्रामा चेंज हो गए हैं, लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो आपने इन वर्ड्स को उसमें बहुत देखा होगा। दाई, दाऊ, शेक्सपियर ऐसे ही लिखते थे, दाइन ऐसे लिखते थे, डॉथ, डस को लिखते थे डॉथ, ऐसे वर्ड्स लिखे जाते थे। तो स्टार्टिंग में मॉडर्न इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स लिखे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन वर्ड्स को भी हमने चेंज करके अपने लैंग्वेज में कर दिया, है ना। जैसे कि दाई बन गया योर, दाऊ बन गया यू, ये भी बन गया योर, ये पॉजेसिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, डॉथ का बन गया डज। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो चेंज हो गए। इट इज इंटरेस्टिंग टू chart the course of this language over the years and understand how it has established itself in the world as an international link language. link language मतलब पूरे ग्लोब को जोड़ने वाला एक लैंग्वेज अगर आज के समय में है तो वो कौन सा है? इंग्लिश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अगर कोई लैंग्वेज है तो वो कौन सी है? मैंड्रिन। इंग्लिश नहीं है, ठीक है। मैंड्रिन क्यों है? क्योंकि चाइना, हम सबको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, तो वहां चाइनीज बोली जाती है। अब उसके बाद में जितने भी, जैसे रशिया हो गया तो वहां रशियन बोली जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश का क्या है ना, इंग्लिश का कुछ ऐसा है कि अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश आज भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नहीं बोली जाती। फर्स्ट लैंग्वेज सबकी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप भारत जनसंख्या वाइज दूसरे नंबर पे आता है, चाइना पहले नंबर पर। अब इन दोनों ही बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। चाइना में है चाइनीज, जिसको मैंड्रिन बोलते हैं, और भारत में तो बहुत ही अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, संस्कृत, सब मिला लो, है ना। तो हमारे यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थोड़ी है, हमारे किसी स्टेट की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो ना तो भारत में, ना हमारे यहाँ, ना रशिया में, और जितनी भी आपकी और भी अगर कंट्रीज आती हैं, आप स्टार्टिंग के कुछ 2-3 भी देखेंगे तो वहां इंग्लिश आपको नहीं मिलेगी पॉपुलेशन वाइज। इसी वजह से इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली तो जा रही है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज की तरह बोली जा रही है, क्योंकि हमें, हमारी मातृभाषा मेरी हिंदी है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी? डेफिनेटली इंग्लिश। उसके अलावा तीसरी लैंग्वेज तो आती नहीं है, छोटी मोटी आती है, जर्मन, फ्रेंच आती है, बट ऐसे नहीं कि उसमें मैं कन्वर्सेशन कर सकूं। कन्वर्सेशन आई कैन ईदर डू इन इंग्लिश और आई कैन डू इन हिंदी। तो मेरी सेकंड लैंग्वेज, दिस आई नो वेरी वेल एंड आई कैन स्पीक प्रॉपरली, राइट प्रॉपरली, रीड प्रॉपरली, इज इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। अगर आज भी अगर देखी जाएगी तो सेकेंड लैंग्वेज के नाम से सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज हमें आज भी पता है वो कौन सी है? इंग्लिश है, ठीक है। आज किया है and understand how it has to chart the course of this language। इसको समझ में आ गया? अच्छा, सीसी तो आप लिख नहीं पाएंगे, यस का साइन बना दीजिए, 100% किसी भी साइन का बना दीजिए। So it's the world, so it is interesting to chart the course of this language। इस लैंग्वेज को अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा to understand that over the years, इतने years में, and understand how it has established itself in the world। किस तरीके से इस लैंग्वेज ने
अपने आप को स्टेब्लिश किया है, पूरी दुनिया में राज किया है, एंड अ पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। और अब ये पावर हाउस बन गई है लिटरेरी एक्टिविटी का। लाइन समझ में आई आपको? अगर इंग्लिश नहीं आती तो तुम कौन हो? चलो चैट सेक्शन में आंसर देना। हमारे भारत का बात कर लेते हैं, चलो बाहर का तो हम दुनिया की बात नहीं करते, लेकिन भारत के लोगों के माइंड में एक चीज सेट है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कौन है? बताओ जरा, कौन बताएगा? इफ वी डोंट नो इंग्लिश, इफ वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हु आर वी? कौन है हम? कौन है हम? इलिटरेट, अनपढ़। यस और नो? अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कौन है इनके हिसाब से? अनपढ़ हैं। तो पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी बन गई है आज के समय में इंग्लिश। अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको कुछ नहीं आता, तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। पूरे वर्ल्ड में यही चीज फेमस हो चुकी है, आपको पता है। इट इज नॉट ओनली इन इंग्लिश, है ना, देसी है। इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, ये हर जगह हो गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अनपढ़ हैं, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे देखते हैं जब। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास, आज का जेनजी इतना स्मार्ट हो गया है, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ अनपढ़ वाली बात, ये आज से 25 साल पहले थी। आप ना अपने पापा, हाँ, आप आपके पापा की एज के लोगों से आप पूछना, पापा की एज, चाचू वगैरह आपके जो होंगे, आप उनसे पूछना, जब वो इसमें थे, अपने स्कूल कॉलेज एरा में थे, तो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का इतना बूम हुआ था, इतना बूम हुआ था। यू आस्क देम एंड दे विल टेल यू, क्योंकि स्कूल के लोग, टीचर्स तो नॉर्मल पढ़ाते थे, और स्पोकन इंग्लिश का जो एरा था, उन्होंने इतना तरक्की किया, इतने, भाई हर तीसरा बंदा स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रहा है। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू बी प्रेजेंटेड एज अ लिटरेट पर्सन। हम ये दिखाना चाहते थे कि हम पढ़े लिखे, हमें इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो तुम अनपढ़। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, चीजें समझदार हुई। आज का जो बच्चा है, एक तो देखो इतने अच्छे अच्छे सीबीएसई स्कूल आ गए हैं। अब जिन लोगों ने तुम्हारे पापा के टाइम पे इंग्लिश सीखी थी वो तो अच्छे हो गए, जैसे कि मैं आपके पापा के टाइम की नहीं हूं है ना, लेकिन ठीक है, वो 20 साल का जो टाइम है, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। मैं जब अपने कॉलेज में थी तो स्पोकन इंग्लिश का क्रेज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। कम इन द सेंस कि सबको समझ आने लगा था कि ठीक है, इंग्लिश ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। और हमारे जो टीचर्स थे वो अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो हमें भी बोलनी आ गई। खैर, मेरा तो मैं आपको बता ही रखी हूँ मैंने कैसे इंग्लिश प्रैक्टिस करी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम यूपी बैकग्राउंड। तो वहां पे भी इंग्लिश, मेरे घर में टीचर्स कोई नहीं बोलते थे, मैंने खुद से प्रैक्टिस करके खुद को अच्छा किया। सो इंग्लिश सीखने के बाद मैं तो अच्छी इंग्लिश सिखाई दूंगी तुम लोग को, राइट? तो वो अलग पैटर्न हो गया। तो आज का जो बच्चा है उसको सब आता है ऑलरेडी, तो वो इतना परेशान नहीं होता। होता है कुछ परसेंट बच्चा आज भी सोचता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, लेकिन वो जो बूम कहते हैं ना, जिसको बूम, बूम क्या होता है मालूम है? हर घर, दूसरे घर का आदमी उस चीज को सीखे, उस चीज को करे, उसको बूम कहते हैं। बूम आता है एकदम से। जैसे कि अभी किस चीज का बूम आ रखा है, कोई बताएगा चैट सेक्शन में? 2000 में बूम आया था इंटरनेट का। हर किसी ने इंटरनेट चलाना है, मोबाइल चाहिए सबको अपने हाथ में, कैसे भी करके घर में एक इंटरनेट आ जाए, कनेक्शन आ जाए, फोन आ जाए, कैसे भी घर में फोन आ जाए, टेलीफोन, सबके घर में फोन होना चाहिए। आज के टाइम पर किसी के घर में टेलीकॉम वाला फोन ही नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सब खत्म, है ना। आज के टाइम पे एआई, हर दूसरे इंसान को एआई आना चाहिए। उसको ये लगता है कि मेरे को भी सीखना है एआई, मुझे भी आनी चाहिए एआई से फोटो कैसे जनरेट करें, कैसे वीडियो बनाएं, समझ रहे हो? तो ये जो है ना बूम आता है। अभी ये बूम नहीं है, नाउ दिस इज नॉट अ बूम। स्पोकन इंग्लिश का अब ये बूम नहीं है। अब तो जिनको नहीं आता वो सीख रहे हैं, चलो ठीक है भाई, हमें तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो सीख लो, लेकिन इट इज नॉट अ बूम। बूम था 25 साल पहले, 25 ईयर्स अगो। आपके पापा के थोड़ी कुछ 5 साल बाद पूछना आप उन लोगों को, मतलब पापा के टाइम पे भी होगा आई एम श्योर। तो ये बूम था उस टाइम पे, समझ रहे हो? तो बूम आता है हर चीज का। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि उस समय के लोग जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाते थे कि लिटरेरी तभी होंगे जब इंग्लिश आएगी। इंग्लिश इतनी पावरफुल हो गई थी। टुडे इंग्लिश ऑक्यूपाइज एन एनविएबल पोजीशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल वर्ल्ड फोरम्स। आप देखो कितनी बड़ी बात है। इंग्लिश, तुमने इंग्लिश को इस पूरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बच्चे की तरह बढ़ते देखा है, जिसको कोई बोलता भी नहीं था। इंग्लिश उस समय से सरवाइव कर रही है जिस समय पर फ्रेंच का जो राजा विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड आया था, तो छोटे लोग इंग्लिश बोलते थे, नीचे के लोग, और ऊपर के लोग फ्रेंच बोलते थे। ऊपर से मतलब हो गया अपर मिडिल क्लास, और ऑफिशियल्स फ्रेंच बोलते थे, और नॉर्मल जनता हमारी तुम्हारी इंग्लिश बोलती थी। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आज के समय में, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था। आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोग हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, और जो नॉर्मल इंसान है हमारे तुम्हारे जैसा, वो घर में हिंदी में बात करता ही नहीं। आपने देखा होगा ना, सेलिब्रिटीज वगैरह दे टॉक इन इंग्लिश ओनली एट होम ओनली, उनके बच्चे भी बचपन से इंग्लिश बोलते हैं।
हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम नॉर्मल हिंदी में ही बात करते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी ही है। तो एक समय ऐसा भी था इंग्लिश का, मॉडर्न मिडिल पीरियड के टाइम पे, कि इंग्लिश को सिर्फ आम जनता बोलती थी, बड़े बड़े लोग फ्रेंच बोलते थे, वहां से बेचारी सरवाइव करते करते आज वर्ल्ड की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, वर्ल्ड फोरम का मतलब होता है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, कोई भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि यूएनएडी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल इट्स सब्सिडरी यूनिट्स। सब्सिडरी यूनिट्स मतलब इन्होंने और क्या क्या यूनिट्स बनाई हैं, बच्चों के लिए डब्ल्यूएचओ बना है ना, फाइनेंस के लिए आईएमएफ बना है, सार्क बना है, ये जो आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं जितनी भी, आईएलओ बना है, ये जितने भी इनकी सब्सिडरीज बनी हैं, छोटी छोटी यूनिट्स बनी हैं एक एक पर्टिकुलर फील्ड का ख्याल रखने के लिए, हर जगह इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। राइट, हम सबको ये चीज पता है अभी। तो टुडे इंग्लिश ऑक्यूपाइज इन वाइएबल पोजीशन। इनवाइएबल पोजीशन इज बेसिकली ऐसी पोजीशन जो अब हट नहीं सकती और हर जगह इसको यूज किया जाता है। In India too, we are greatly dependent on English for official, social and commercial purposes. इंडिया में बिना इंग्लिश के आपको ऑफिस में जॉब ही नहीं मिलती, ये हालत है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका मालिक जॉब नहीं देगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज का जेन जी स्मार्ट हो गया है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे कि आप पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में अच्छे हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो इंग्लिश नहीं आएगी तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक्टिविटी करके दिखानी है। लेकिन फिर वही वाली बात होगी कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट लेवल पर जाना चाहते हैं, बहुत ही लीडर बनना चाहते हैं कहीं का, तो आपकी कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के साथ साथ उसमें इंग्लिश होनी बहुत जरूरी है। और अगर आप इंटरनेशनली कुछ करना चाहते हैं फिर तो इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए अच्छी। राइट, तो इंग्लिश का ये महत्व आज भी है। अगर आज भी आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्स, आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है, पता होगा ना आप लोगों को। तो ये एग्जाम्स के बिना, पीईटी का एग्जाम देना पड़ता है, इन एग्जाम्स के बिना आप नहीं जा पाएंगे बाहर, आपको कोई जॉब ही नहीं मिलेगी जब तक आपका आइल्स क्लियर नहीं होगा। राइट, तो वही वाली बात है कि आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। In India too, we are greatly dependent on English for official, social and commercial purposes. Globalization has further strengthened the requirement of learning and using English for everyday activities. So globalization क्या है भैया? जब globalization हुआ मतलब सब लोग कनेक्ट हुए, इंटरनेट से जब हम लोग कनेक्ट हुए तो हम सबको एक दूसरे की बात समझ आने लगी। आज मैं यहाँ बैठी बैठी फ्रेंच के किसी पर्सन से बात कर सकती हूँ, रशिया के किसी पर्सन से बात कर सकती हूँ, जर्मन के किसी पर्सन से, साउथ अफ्रीका के किसी पर्सन से बात कर सकती हूँ। लेकिन शर्त ये है कि मुझे या तो उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए या तो उन्हें मेरी आनी चाहिए, नहीं तो फिर कॉमनली हम दोनों को सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चला कि यहाँ भी कॉन्टिनेंट है, 7 समुद्र पार भी एक कॉन्टिनेंट है, वहां भी लोग रह रहे हैं। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज। अब तो सबको इंग्लिश चाहिए, क्योंकि मैं जर्मन से बात कैसे करूंगी अगर मुझे जर्मन आती नहीं होगी तो आई वुड नीड टू लर्न इंग्लिश। हम दोनों एक ही लैंग्वेज सीखेंगे, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज होना। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। ऐसा हिंदी के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदी सबको आनी चाहिए, इंडियंस को आनी चाहिए आपस में बात करने के लिए, बाहर किसी से बात करनी है तो वहां इंग्लिश आनी चाहिए। राइट, for everyday activities, the Indians are quick learners of the language because, as discussed earlier, we belong to the same Indo-European family. हमारी जो फैमिली है, एंसेस्टर्स हैं, वो सेम इंडो यूरोपियन है, इसीलिए हम क्विक लर्नर है और हमने जल्दी सीख ली इंग्लिश जब हमें सिखाने की कोशिश करी गई। तो जब फॉरेनर्स आए थे, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने वही इंग्लिश लाए, उससे पहले तो हम बोलते नहीं थे, है ना। हमारे शब्द में उर्दू है, क्योंकि मुस्लिम्स जो मुगल्स थे वो लोग आए थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई, उर्दू सिखाई। तो हम उर्दू के शब्द भी जानते हैं काफी सारे। शुक्रिया, इट्स नॉट एन, हमारे यहाँ धन्यवाद बोला जाता है हिंदी में, लेकिन हम शुक्रिया बोलना जानते हैं। हम नॉर्मली शुक्रिया ऐसे बोलते हैं जैसे हिंदी वर्ड हो, बट एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, सॉरी उर्दू वर्ड है ना, इंग्लिश हिंदी वर्ड नहीं है। तो काफी उर्दू वर्ड्स हमारे पास थे, पर जब ये ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो इन्होंने इंग्लिश भी सिखा दी और हम बहुत आसानी से सीख गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो रोमन जो अल्फाबेट्स होते हैं, ये इंडो यूरोपियन फैमिली से हम भी आते हैं। द्रविड़ जो हमारे थे वो भी आते थे, जो हमारा कोर इंडियन था। तो इसी वजह से हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, हमने भी इसको सीख लिया। इंग्लिश इज बीइंग टॉट एंड लर्न विद ऑल सीरियसनेस इन कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया। सभी कंट्रीज में इंग्लिश को पढ़ाया भी जाता है। देखो, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां इनकी फर्स्ट लैंग्वेज चाइना होगी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, पक्का पक्का सब जगह होगी। द इंडियन एडवांटेज ऑफ नोइंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग
correct English will gradually disappear if the future generations of young Indians do not seriously take up the challenging task of mastering a world language. तो कह रहे हैं कि इंडियन एडवांटेज ऑफ नोइंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्ट इंग्लिश विल ग्रेजुअली डिसअपियर। तो ये चैप्टर आपसे कह रहा है कि इंडियंस के पास एक एडवांटेज है वर्ल्ड फोरम पे अपने आप को प्रेजेंट करने का, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम जाके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम करेक्ट इंग्लिश बोलें, करेक्ट इंग्लिश जाने, पहचाने, सीखें, बोलें और लिखें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएंगे। अगर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, मतलब कि जो आप लोग हैं ऑफ यंग इंडियंस, डू नॉट सीरियसली टेक अप द चैलेंजिंग टास्क ऑफ मास्टरिंग अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अगर हमने वर्ल्ड लैंग्वेज को ये कह के ठुकरा दिया, अरे चल इंग्लिश हमारी लैंग्वेज थोड़ी, हम तो अपने में खुश हैं, तो आप अपने में ही खुश रह जाएंगे और आप इंडिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पैराग्राफ आपसे ये कह रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत का नाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर वर्ल्ड में फेमस हो, तो अपनी इंग्लिश को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अगर आपने सीरियसली इसको नहीं लिया तो फिर हमारी फ्यूचर जो है वो हो सकता है इतनी ज्यादा फेमस ना हो पाए। बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देखो वो जब भारत से बाहर जाते हैं तो आपने देखे होंगे उनके बहुत मीम बनते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहां उनके यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो या फिर उनके यहाँ छोड़ो, हमें ये पता है कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूएन ने बना रखी है, तो हमें भी इंग्लिश आनी चाहिए। और मैं भी इस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि हिंदी क्यों बोलते हैं, नहीं बोलते, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप किसी वर्ल्ड फोरम पे जा रहे हैं तो वर्ल्ड फोरम पे आप वो लैंग्वेज बोलें जो सबको आती है, पूरे वर्ल्ड को आती है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ और बिल्कुल इससे अग्री हूँ। तो अब ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं इंग्लिश, वो बात अलग है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आनी चाहिए इंग्लिश। वो पता है क्यों आनी चाहिए? वो इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि उनके घर जा रहे हो तो इंग्लिश बोलो, नहीं। इंग्लिश एक वर्ल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूनाइटेड नेशन ने इंग्लिश और फ्रेंच 2 वर्ल्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस उन्होंने बना रखी हैं। तो जब आप वर्ल्ड फोरम पर हैं तो आपको वहां इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। जब आप किसी की कंट्री में जा रहे हैं तो मत बोलिए, ठीक है भाई, हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, हम आपकी कंट्री में आए हैं, कोई आपके वर्ल्ड फोरम पे थोड़ी खड़े हैं। तो जब यूएन जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो उन्हें वहां इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह होते हैं, तो टेलीप्रॉम्प्टर पे लाइनें होती हैं, आप उनको रिपीट कर करके बोल सकते हैं, है ना। चलिए द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 1 was largely helped by the introduction of the printing technology in 1476। ये हमने बात करी थी, विलियम कैक्सटन ने 1476 में क्या किया था बेटा? प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था, प्रिंटिंग होने लगी थी, तो वहां से मॉडर्न इंग्लिश डेवलप हुई। देखो 1476 आ गई ना, 15th सेंचुरी आ गई, तो यहीं से ही आप कहें तो मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत मानी जा सकती है। इसके तुरंत बाद क्या हुआ? जब प्रिंटिंग हुई, पेपर्स बाहर पब्लिश हुए, तो हर कोई इंग्लिश देखने लगा और वहां से इंग्लिश फेमस हो गई। दिस एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इससे क्या हुआ? इंग्लिश की स्पेलिंग और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड हो गई। मतलब कि भाई हमारे यहाँ भी यही लैंग्वेज बोली जाए। जैसे मान लो एक वर्ड ले लो, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कोई तो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग पहले देखो बेटा ये लिखता था, ठीक है, कोई कहता था हम तो ये प्रोनाउन बोलेंगे और सिएशन में ऐसा ही लगाएंगे। हम क्यों लगाएं ये वाली जो तुम बोल रहे हो? सिएशन में तो सा होना चाहिए, सी क्यों होगा? फिर कोई कहता था भाई साहब इसकी जो सही स्पेलिंग है पहले तो आप प्रोनाउन लिखो और फिर उस पे सिएशन करो, ये वाला ये सही है। अब कौन बताए कि कौन सी सही है? हो सकता है कि पटना में ये वाली बोली जा रही हो, यूपी के किसी शहर में ये वाली बोली जा रही हो, साउथ के कर्नाटका के किसी बेंगलोर के शहर में कहीं ये वाली बोली जा रही हो, ये वाली लिखी जा रही हो। अब कैसे करें भाई इन तीनों लैंग्वेजेस में डिफरेंशिएशन? 3 अलग अलग स्पेलिंग हो गई। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो जिसने जो स्पेलिंग लिख दी, अब वही स्पेलिंग को फाइनल कर दिया गया कि भाई आज से ये बोली जाएगी। फिर 1577 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी में क्या लिखा? सॉरी 1775 में डिक्शनरी में कौन सी लैंग्वेज थी? वो तो बिल्कुल सेट हो गई। वो जो स्पेलिंग डिक्शनरी की थी उसको तो आप कुछ हटा ही नहीं सकते, वही रहेगी अब जिंदगी भर। तो बस ऐसे कर करके इंग्लिश की जो स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स हैं वो सेट होने लगी, ठीक है। डाउट में क्या है पूछो, ठीक है। हो नहीं सकता कि वो आपको करनी ना है, गारंटी के साथ है। तो वही चीज है जो आपने पूछा, इंग्लिश सीखने के लिए पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में हम इंग्लिश नॉर्मली नहीं है, बट कोई और टाइप यस नहीं इंग्लिश ही है, यूएसए की वही यूएसए इंग्लिश है। और क्या है? लिटरेरी एक्टिविटीज का क्या मतलब है? लिटरेरी एक्टिविटी का मतलब हो गया पढ़ाई लिखाई,
लिटरेट होना मतलब कि पढ़ाई लिखाई, इंग्लिश है लिटरेरी एक्टिविटी, मतलब कि आप इंग्लिश कब सीखते हैं, जब पढ़ना पड़ता है। ऐसे थोड़ी खेल खेल में आ जाती है, मदर टंग के लिए नहीं पढ़ना पड़ता। आप में से कितने लोगों ने बिहार, अगर आप बिहार से हैं तो बिहारी को कितने लोगों ने पढ़ी है बुक के अंदर, नहीं पढ़ी ना, खुद से आ गई। इंग्लिश सीखने के लिए पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में हम इंग्लिश नॉर्मली नहीं बोलते। मैम कल यस सर बोला था चैट पे एंड एडमिन ने ब्लॉक कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, जाएगा फिर से। चलो मैम, इतना बड़ा टॉपिक याद कैसे याद हो, क्या याद करना है इसमें, अभी तक तो कुछ याद करने का था ही नहीं। मैम प्लीज आप क्लियर लिखे ना, क्लियर ही तो लिखा है और एक ही तो शब्द लिखा है बस, मेरे को समझ नहीं आया ये टॉपिक। इट इज मॉडर्न इंग्लिश बेटा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर है ये। मैम क्लास कब से कंटिन्यू होगा, अभी बहुत डिले, बस अब नेक्स्ट वीक से आपके 2-2 क्लासेस होंगे बेटा, ठीक है। अच्छा के बाद उस दिन के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीक से आयुष इंग्लिश की जो क्लासेस हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं, अभी तो ओपन हो गया ना अंकित, अरे बाप रे सब ब्लॉक हो गए। कम लिखा करो चैट में। रीजनल लैंग्वेज में सब पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, पकड़ ली बाकी सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं, क्लियर राइटिंग्स। तो it also allowed opportunities to more people to write and gave wider circulations to their writings. तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली लोगों को, तो मोर पीपल टू राइट एंड गेव वाइडर सर्कुलेशंस टू देयर राइटिंग्स, मतलब अपनी उनकी राइटिंग ज्यादा सर्कुलेट होने लगी। सर्कुलेट का मतलब होता है चारों तरफ फैल जाना। ऐसी राइटिंग में वो लिखते थे कि सब लोगों ने देखा कि इस राइटिंग में लिखने से ये क्या लिखता है, ये क्या लिखता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल स्नेहा एक राइटर है और स्नेहा ने कोई लैंग्वेज पकड़ ली, जैसे इसे भी पंजाबी में लिखना शुरू कर देगी, तो अब इसकी पंजाबी कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगी, जो कि 1476 में आ गई थी, तो अब इसकी सर्कुलेट होंगी, ये अपनी कॉपी को चाहे तो यूपी में भेजे, चाहे बिहार में भेजे, चाहे कर्नाटका में भेजे, चाहे मुंबई भेजे, कहीं भी भेज सकती है। तो जब भेजेगी तो सर्कुलेट होगी तो लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो फिर पंजाबी फेमस हो जाएगी। इसीलिए आपको पता है राइटर्स जो होते हैं ना, कवि, आज के समय में कवियों की बहुत बुरी हालत है बेटा, लेकिन एक समय ऐसा था कवियों से कहा करते थे अपनी रीजनल लैंग्वेज में जितना अच्छा लिख सको लिखो। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर तुमने कोई ऐसी बात लिख दी जो बहुत अच्छी है, तो तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज में सब पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो इंग्लिश, तुम्हारी लैंग्वेज फेमस हो जाएगी। अब हुआ ये कि इंग्लिश में बहुत अच्छी लिटरेचर लिखी गई। इंग्लिश की लिटरेचर इतनी मस्त है, आप कभी पढ़ें अच्छे से तो आपको कभी आप पढ़ ही नहीं पाए, पूरी जिंदगी निकल जाएगी इंग्लिश की लिटरेचर, आप 10% भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा इतनी अच्छी अच्छी बातें इंग्लिश में लिखी गई हैं कि लोगों ने इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया और इंग्लिश लोगों ने सीखनी शुरू करी, ताकि हम इस लैंग्वेज में इसको और अच्छे से पढ़ पाए। समझे? तो ये तरीका होता है, हाँ मुझे पता है पंजाबी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही थी। तो ये तरीका होता है अपनी लैंग्वेज को फेमस करने का। मेरे को 1 सेकेंड देंगे सब लोग, ठीक है। राइज ऑफ लिटरेसी, 17th and 18th century to their writings. This was facilitated by the rise of literacy in England, and by the end of the 17th and 18th century, the reading public had grown considerably. So this was facilitated by the rise of literacy in England. तो ये इस तरीके से शुरुआत हुई थी इसकी राइटिंग की, सर्कुलेशन की, कि बाई द राइज ऑफ लिटरेसी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे थे, भी पहले तो ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, जैसे जैसे पढ़ रहे थे वैसे वैसे इंग्लिश सीख रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इंग्लिश सीखी। एंड बाय द एंड ऑफ 17th and 18th सेंचुरी, अगर 17 और 18वीं शताब्दी की बात करें, द रीडिंग पब्लिक हैड ग्रोन कंसिडरेबली। लोगों ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू किया तो क्या पढ़ते थे? लोग पढ़ते थे तो होता क्या था, लोग पढ़ते थे तो इंग्लिश पढ़ते थे, और इंग्लिश में पढ़ने की वजह से क्या हुआ, ऑफिस से एक मैसेज आया, 1 मिनट दे दो। लोग पढ़ते थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश बहुत ज्यादा फेमस हो गई। आइए कंटिन्यू करते हैं। अदर मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज वर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एज अ मैरीटाइम पावर, द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश, आपसे कभी कोई पूछे कि इंग्लिश पूरी दुनिया पर राज करी कैसे, तो आपके पास उसका आंसर है, यस और नो में आंसर दीजिए। इंग्लिश पूरी दुनिया पर राज करी कैसे, आपके पास इसका आंसर है। देखो ये रहा, ये लिखा है आंसर, द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड
ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कमर्शियलाइजेशन, ये रीजन है। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर जाकर राज किया, उसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जैसे कि वो भारत भी आए थे। हाँ, सर्दी तो नहीं हो गया पर एसी चल रहा है, मैं सोच रही इसको बंद ही कर देती हूँ, इसी की वजह से मेरी नाक बह रही है। क्या आई, फिर ये अमेरिका भी गए थे, तो भारत आए, तो हमें इंग्लिश सिखा के गए। ऐसे ही ये साउथ अफ्रीका गए, वहां भी साउथ मतलब सॉरी अफ्रीका गए, वहां भी सिखा के आए। फिर ये अमेरिका भी गए थे, तो वहां पे भी इन्होंने अपनी इंग्लिश छोड़ी, लेकिन उन लोगों ने अपनी अलग इंग्लिश को इन्वेंट कर लिया था, यूएसए वाली, तो वहां पे वो बोली जाने लगी। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश एम्पायर जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा फेमस होती गई। टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप, नेमली द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन, हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब दो बहुत बड़े नाम हैं, एक है रेनेसां और एक है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं सुधार, करप्ट लोगों को सुधारा जा रहा था। रेनेसां को कहते हैं न्यू लाइफ, रिवाइवल, नॉट न्यू लाइफ, न्यू लाइफ भी एक ही बात है, मतलब चाहे आप इसको न्यू लाइफ बोलें, चाहे आप इसको रिवाइवल बोलें। रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजों को फिर से शुरू करना। तो 16वीं सेंचुरी में रेनेसां आया। रेनेसां पुरानी बातों को दोबारा शुरू, जैसे आपने देखा होगा, अगर इसको मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ कि मॉडर्न लैंग्वेज में आपने, मॉडर्न लाइफ में आपने देखा होगा, पुराने गानों को रिमिक्स करके सुनाया जा रहा है। तो रिमिक्स एक वर्ड हो गया कि नहीं हो गया? जैसे कि मैं चली हेमा मालिनी के टाइम का गाना था और उसको रिमिक्स करके फिर से ला दिया गया। चुनर चुनर बीबी नंबर 1 मूवी का गाना है, लेकिन चुनर चुनर हमने फिर से देखा। वो मूवी का नाम क्या है, बीबी नंबर 2 है क्या, पता नहीं मुझे क्या नाम है उसका, जो धवन की जो मूवी है। और अभी एक और कौन सा सॉन्ग है मैं सुन रही थी, वो भी रिपीट, हाँ, जैसे कि वो तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। मतलब ये क्या हो रहा है? और आपने देखा होगा आज से 15 साल पहले, ये भी चीज आप अपनी मौसी बुआ से पूछ सकते हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे रीमिक्स का ना जमाना आया था, हर पुराने गाने को रिमिक्स किया जा रहा था। ठीक है, हर पुराने गाने को रिमिक्स किया जा रहा था, नए नए दोबारा बनाए जा रहे थे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुरानी चीजों को रिवाइव करना। ऐसे ही एक रेनेसां कब आया था? 16वीं सेंचुरी में। ये वाला रेनेसां कब आया था? अरे रीइंकार्नेशन नहीं, रेनेसां। ये वाला रेनेसां कब, किस बात में आया था? गानों में नहीं, ये हर चीज में आया था। पेंटिंग्स में पुरानी पेंटिंग्स वापस लाई जा रही थी, लिटरेचर में पुराने लिटरेचर वापस लाई जा रही थी, आर्ट्स में आया था बेसिकली। आर्ट माने कला, किसी भी चीज की कला, पुराना म्यूजिक, पुराना सॉन्ग, पुराना पेंटिंग, पुराना कलर, पुराना डिजाइन, उसको रेनेसां बोला जाता था। पुरानी चीजों को ताजा करना शुरू हुआ था इटली से, यूरोप में ही था ये, और इटली से फिर ये इंग्लैंड आया, और इंग्लैंड से फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये एक गोल्डन पीरियड रेनेसां का कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही रिफॉर्मेशन आया, जितने भी करप्ट लोग थे उनको सुधारने के लिए इंग्लिश में उनको सिखाया गया, पढ़ाया गया। तो इस तरीके से ये सारे इफेक्ट इसके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ आपको कुछ याद करना पड़ेगा कि इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश की ग्रोथ कैसे हुई। तो मॉडर्न इंग्लिश की ग्रोथ का रीजन था एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंड दूसरा था रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको थोड़ा और इजी समझ में आएगा। अब हम लोग वोकैबुलरी की बात करते हैं, कैसी कैसी वोकैबुलरी यूज की जाती थी मॉडर्न इंग्लिश में। It can well be understood that the rapid rate of change, growth and development made the English realize that their vocabulary lacked the word to express these new ideas and techniques. हुआ ये कि डेवलपमेंट इतनी ग्रोथ हो रही थी रैपिड रेट पर। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही थी कि इन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में शब्द ही नहीं थे। लैक ऑफ वर्ड्स, लैक द वर्ड्स, कमी आ गई थी वर्ड्स में। न्यू आइडियाज, न्यू टेक्निक्स, कैसे बताएं क्या वर्ड हो इसके लिए? आपको पता होगा आज भी इंग्लिश में रोज नए वर्ड्स जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियाज, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती जा रही है कि कहीं ना कहीं हमें और शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो आप देखते होंगे नए नए शब्द आ जाते हैं, यार ये क्या है, पहली बार सुन रहे शब्द को तो हम, क्योंकि वो नया ही आया है, 1-2 साल पहले आया होगा, आपके पास में भी पहुंच गया धीरे धीरे, है ना। Thus began another phase of rapid borrowing from Latin, French, Greek, Italian, Spanish and other. English हमेशा से बोरो करती आई है, शुरू में भी बहुत वर्ड थे जो बोरो किए थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मॉडर्नाइजेशन आने के बाद फिर से लोगों ने लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश शब्दों को इंग्लिश में बोरो करना शुरू कर दिया, मतलब कि मांगना शुरू कर दिया। इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। 50 लैंग्वेजेस के शब्द आज भी इंग्लिश के अंदर हैं, हिंदी के भी हैं।
कोई हिंदी का वर्ड आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हैं जो इंग्लिश में एज इट इज बोला जाता है, इंक्लूडिंग वर्ड्स फ्रॉम लैंग्वेजेस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया के वर्ड्स भी हैं, एशिया में इंडिया आ गया देखो। सम ऑफ दीज बोरोइंग आर गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर वाज अ ग्रुप which objected to this process and they came to be known as the purist। कुछ लोगों का ग्रुप था, इनको प्योरिस्ट कहते थे इंग्लिश में प्योर वर्ड्स रखो, बाहर के मत बुलाओ, ये ऑब्जेक्ट करते थे, बाहर के शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए, इनको प्योरिस्ट कहते थे। बट दे वर अनेबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी, पर ये रोक नहीं पाए, इंग्लिश में शब्द तो आने ही थे और आए। डेली तो हिंदी वर्ड्स है, और हिंदी अपने आप में हिंदी वर्ड है जिसको HINDI लिखा जाता है ना, कॉमन नहीं। जंगल, गुरु, लूट, डिलीट नहीं, ये हिंदी इंग्लिश वर्ड है। केक इंग्लिश वर्ड है। ये केक, ये देखो प्रोसेस से ही समझ जाया करो, जो प्रोसेस हमारे यहाँ होता ही नहीं था, केक हमारे यहाँ था ही नहीं, बाहर से आया, लैंग्वेज भी बाहर की है ना। हमारे यहाँ केक नहीं होता था। और क्या, स्टेशन नहीं, इंग्लिश वर्ड है, ये सब इंग्लिश वर्ड हैं, ये सारे इंग्लिश वर्ड बता रहे हो आप। भारत, शरबत उर्दू वर्ड है, भारत हिंदी वर्ड है, सुल्तान उर्दू वर्ड है। हिंदी वर्ड्स बहुत कम है अगर आप देखेंगे ढंग से तो, जैसे मैंने बोला ना जंगल, गुरु परंपरा, शिष्य, ये हिंदी वर्ड है, तो गुरु को इंग्लिश में गुरु लिखा जाता है, जंगल को JUNGLE लिखा जाता है, देखा, ये हिंदी वर्ड्स हैं तो इंग्लिश में एज इट इज चलेंगे। लूटना, लूट, उन्होंने भी लूट LOOT ले लिया, तो काफी वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है। साड़ी, हमारे यहाँ साड़ी उन्होंने सारी कर दी। रामायणा, महाभारता, ये हमारे इंग्लिश वर्ड्स इन्होंने एज इट इज, हिंदी वर्ड्स इन्होंने एज इट इज लिए हैं, है ना। तो काफी सारे, वाणिज्य नहीं, वाणिज्य को तो कॉमर्स बोला जाता है ना, उसका तो वर्ड है। जेल, देखो जेल, JAIL, जेल, तो जेल को प्रॉपर जेल लिखते हैं, JAIL। तो ऐसे वर्ड्स जो लिखे भी इंग्लिश में प्रॉपर उसी प्रोनाउंसिएशन से जाएं, उन वर्ड्स को हिंदी में और इंग्लिश में लिखना है आपको, ठीक है, समझे। चलिए, सो लैटिन और ग्रीक से देखो कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, ये खुद वर्ड्स इंग्लिश के नहीं है। अडेप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल जो हम खाते हैं लैटिन वर्ड है। वायरस लैटिन वर्ड है। फ्रेंच से एलॉय, बैटरी, चॉकलेट, आपको पता है चॉकलेट एक फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। चॉकलेट फ्रेंच वर्ड है। पासपोर्ट फ्रेंच वर्ड है। टिकट फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते बोलते हमें ऐसी आदत होगी, हमें लगता है नॉर्मल है हमारे लिए, तो हम भी हिंदी में टिकट लिखते हैं। इंग्लिश से इस शब्द को हमने हिंदी में बोरो किया है, टिकट, समझे। तो हिंदी में अगर हम किसी शब्द को ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हमने उसको इंग्लिश से बोरो किया है, टिकट। ये देखो, आपने लिखा हुआ देखा होगा ना, टिकट काउंटर, टिकट, तो हमने इसको इंग्लिश से एज इट इज बोरो कर लिया। अगर आप किसी भी लैंग्वेज के वर्ड को सेम प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कन्वर्ट करके लिखते हो तब बोरो करना बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ बोलते थे लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। इंग्लिश वाले जब हमारे यहाँ आए ब्रिटिशर्स से बोले लूट, वी हैव लूटेड यू। हमारे यहाँ बोलते हैं जंगल, तो इन्होंने क्या किया, जंगल को अपनी स्पेलिंग में बदल दिया जंगल। बोलेंगे तो अभी भी जंगल, ठीक है। हमारे यहाँ कहते थे हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, तो इन्होंने कहा ओ दिस इज योर गुरु, तो उन्होंने गुरु कर दिया। ऐसे होता है बोरो करना। बिल्कुल ऐसे ही जो चॉकलेट शब्द है ना, ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच में इसको लिखते होंगे चॉकलेट किसी तरीके से। देखते हैं फ्रेंच में इसको चॉकलेट कैसे लिखते हैं। चलो आइए थोड़ी सी मस्ती। चॉकोलेट इन फ्रेंच, क्योंकि एक फ्रेंच वर्ड है तो ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाता था। ये देखो ऐसे लिखा जाता था चॉकलेट। ये इंग्लिश है, कौन सा है, ये इंग्लिश है और ये फ्रेंच है। ये है एक्चुअल वर्ड चॉकलेट। हमने उसमें एक और ये लगा के उसको इंग्लिश में चॉकलेट ऐसे बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी चॉकलेट बोली जाती थी, ये भी चॉकलेट बोली जाती थी, लेकिन ये है एक फ्रेंच वर्ड नहीं, ठीक है। हो सकता है स्पेनिश के थ्रू आया हो, लेकिन ये स्पेनिश एनीवे अब ये कह रहे हैं स्पेनिश के थ्रू गया है, लेकिन हमारे बुक में लिखा गया है कि ये फ्रेंच से आया है, तो हम तो फ्रेंच से ही मानेंगे, ठीक है। हो सकता है स्पेनिश के थ्रू आया हो, लेकिन ये एक्चुअल फ्रेंच वर्ड रहा है। चलिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास में। हिंदी से देखो गुरु, पंडित, सिपाही, सारी, ठग, ये हिंदी वर्ड्स हैं जो इन्होंने एज इट इज लिए। ठग, आपको पता है ठग ना, ठगना, हमारे कहते हैं तूने तो मुझे ठग लिया, तो इन्होंने उस ठग को ठग बना दिया। ऐसे लोगों को जो डेकॉइट होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, तो वहां से देखो ठग आ गया।
अरेबिक से देखो सुल्तान, मैंने कहा था ना उर्दू वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, नॉट उर्दू, ठीक है। उर्दू अलग है, अरेबिक अलग है। सुल्तान, शेख, अलजेब्रा, सॉरी, हशीश। इटालियन से क्या है, बैल्कनी, बैलेट, सोनेट, लॉटरी, फ्यूज, मैक्रोनी। ये सारे वर्ड्स, मैक्रोनी इटालियन डिश है, आपको पता ही होगा, पता है ना, मैक्रोनी इज एन इटालियन डिश, है ना, तो ये हमने वहां से ली है। पोर्चुगीज से बफलो, वेरेंडा, नरमेलेड, देखो मैरमेलेड, पगोड़ा। पर्शियन, बाजार, कैरावन, सोफा, दीवान, ये सब पर्शियन है। स्पेनिश से बनाना, गिटार, पटैटो, बैरिकेड। डच, टर्किश एंड अफ्रीकन। अफ्रीका से ट्रैक एंड अपार्थीड, अपार्थीड अफ्रीकन वर्ड ही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहीं पे अपार्थीड सिस्टम शुरू हुआ था, वहां से हमने इसको इंग्लिश में ले लिया। चलिए, अब इसकी जो ग्रामर है उसको कल करते हैं, आज का समय जो है हम लोग अभी यहीं पे रखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं हमारे पास, अभी एक और क्लास बची है इसको कंप्लीट करने के लिए, और उस दिन हम लोग इसकी वोकैब करेंगे और बाकी के चैप्टर को फिनिश करेंगे, इसके शॉर्ट आंसर्स करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन अभी हम लोग एंड करें। किसी का डाउट? एग्जाम देंगे? ओ